हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम करने वाले हैं, हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है भाई मुद्रा यानी कि मनी। हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे यानी कि मुद्रा क्या होती है, मनी होती क्या है एक्चुअल में, इसके फंक्शन क्या है, मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं और मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज की जो हमारी क्लास बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम इसमें सीखने वाले हैं। मुद्रा किसे बोलते हैं, मनी किसे बोलते हैं, हम सब जानते तो हैं। जो नोट है वो हमारी मुद्रा है, जो सिक्के हैं वो हमारी मुद्रा है, ठीक है, या डॉलर है वो भी एक मुद्रा है। तो मुद्रा एक्चुअल में होती क्या है, यानी कि मुद्रा की डेफिनेशन क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर ये मुद्रा है, मनी है, तो इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, मुद्रा के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कि मुद्रा होती क्या चीज़ है। व्हाट डू यू मीन बाय मनी, यानी कि किस चीज़ को हम मनी बोलेंगे, किस चीज़ को हम मुद्रा बोलेंगे। सबसे पहला टॉपिक। अब कुछ चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना बेटा। मुद्रा है क्या, यानी कि मनी है क्या। तो बहुत सारे प्रोफेसर्स ने, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी कि मुद्रा ये हो सकती है या मुद्रा वो हो सकती है या इस चीज़ को मुद्रा कह सकते हैं। तो सिंपल से वे में समझना, ऐसी कोई भी वस्तु, बहुत ध्यान से समझना, मुद्रा क्या है, मनी क्या चीज़ है, व्हाट इज मनी। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में, अभी सब समझाऊंगा, ऐसी कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में साधारणतः स्वीकार किया जाता हो, उसे मुद्रा कहते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए या सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए, उस ही वस्तु को हम क्या बोल देंगे, मुद्रा। कहोगे सर ये क्या कहना चाह रहे हो, समझो बेटा ध्यान से। हम कुछ भी सामान खरीदते बेचते हैं, तो उस खरीदने बेचने के बदले में हम जो भी चीज़ देते हैं और जनरली वो चीज़ एक्सेप्ट होती है, यानी कि सब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बस वही चीज़ मुद्रा है। जैसे मैं बिस्किट खरीद के लेकर आया और अपने यहाँ पे 50 का नोट दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ये मुद्रा है। मैं टमाटर खरीद के लेकर आया, 100 का नोट दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ये भी मुद्रा है। मैं कपड़े खरीद के लेकर आया और मैंने अपना 1000 का नोट दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं चलेगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं चलेगा, ये तो 1000 का नोट है, सरकार ने इशू किया था। वो कहते नहीं हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मतलब अब वो मुद्रा नहीं है। तो मुद्रा क्या है, ऐसी कोई भी वस्तु जो सब लोग, जो सामान्यतः एक दूसरी चीज को खरीदने के लिए स्वीकार की जाती हो, विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हो, उस ही वस्तु को हम क्या बोल देंगे, मुद्रा बोल देंगे। जैसे मैंने बोला कि 1000 का नोट, आज से 5 साल पहले जो 1000 रुपए का नोट था वो एक्सेप्ट किया जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो आपके पास क्या होती है बेटा, वस्तु खरीदनी है, उस खरीदने यानी कि वस्तु को परचेज करने के लिए जो विनिमय का माध्यम था, जिसके हम खरीद बेच समय पर जो दिया करते थे, खरीदा करते, बेचा करते थे, उसके बदले में जो चीज दी जाती थी वो था 1000 का नोट। आज से 5 साल पहले सब लोग 1000 के नोट को एक्सेप्ट कर लिया करते थे, तो 1000 का नोट क्या थी, मुद्रा। आज के समय में उस 1000 के नोट को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो मुद्रा नहीं है। तो मुद्रा क्या है, आप बोलोगे मुद्रा कुछ थोड़ी ना है। हो सकता है सरकार बोले कि जो तुम्हारे पास कागज का नोट है, ये आज से सब लोग क्या करेंगे, जो कागज का नोट आपके पास, जो आपकी किताब में कागज लगे हुए हैं, यही कागज सब लोग एक्सेप्ट करेंगे मुद्रा के रूप में, तो वही कागज क्या बन जाएंगे, मुद्रा बन जाएगा। सरकार कहे कि नहीं भैया जो 500 का नोट है नया वाला वो अब नहीं चलेगा, उसे सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे मुद्रा के रूप में, तो वो मुद्रा नहीं है। तो मुद्रा कोई विशेष नहीं, मुद्रा का मतलब है जी कोई भी चीज जिसे सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि खरीदने और बेचते समय पर एक माध्यम के रूप में जिस भी चीज को स्वीकार किया जाता है वो सब मुद्रा कहलाती है। अगर मैं खरीदने बेचने के लिए क्या दूं बेटा, चेक, तो वो मुद्रा है। मैं खरीदने बेचने के लिए सिक्के दे दूं, वो स्वीकार कर लें, तो वो मुद्रा है। मैं नोट दे दूं, वो मुद्रा है। मैं 1000 का नोट दूं, वो स्वीकार नहीं होता, वो मुद्रा नहीं है। 5 साल पहले मैं 1000 का नोट देता था, वो स्वीकार हो जाया करता था, वो मुद्रा है। तो मुद्रा क्या है,
ऐसी कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता हो। देखो बेटा हमने क्या लिखा डेफिनेशन में भी, अगर मैं जाऊं तो डेफिनेशन वर्ड लिखा हुआ है, वह कोई भी वस्तु जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम, विनिमय का मतलब होता है बेटा खरीदना बेचना, खरीदने बेचने के माध्यम के रूप में जिसे स्वीकार किया जाता हो। जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो बदले में मुद्रा दे देता हूं, मैं कोई चीज बेचता हूं बदले में मुझे मुद्रा मिल जाती है। तो वह कोई भी वस्तु, चाहे वो कागज का नोट हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, ऐसी कोई भी वस्तु जिसे सामान्यतः मतलब जनरली सभी लोग, ऐसा नहीं सिर्फ मैं अकेला, जिसे सामान्यतः सब लोग विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हो, उसे क्या बोला जाता है? मुद्रा बोला जाता है। तो शायद मैंने आपको बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया मुद्रा का, कि मुद्रा क्या है? कोई भी वस्तु है, कैसी वस्तु जिसे सब लोग यानी कि सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो परिभाषा में ये लिखा हुआ है, मुद्रा की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है जो सर्वमान्य है, यानी कि ऐसी कोई विशेष परिभाषा नहीं जिसे सब लोग मानते हो। सब अपनी अपनी डेफिनेशन देते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी है। वह कोई भी वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति हो, वह वस्तु विनिमय का माध्यम हो, मूल्य की माप तथा मूल्य का संचय का कार्य करती हो, हम उसे मुद्रा कहते हैं। तो हर व्यक्ति ने अलग अलग तरह से अपनी अलग अलग क्या दे दी बेटा? डेफिनेशन दे दी है मुद्रा की। अब मुद्रा के कार्य क्या है, यानी कि तुम समझ गए मुद्रा क्या है। हमारे पास जो कागज के नोट है वो हमारी मुद्रा है, जो सिक्के हैं वो हमारी मुद्रा है। अब जो मुद्रा है उसके फंक्शन क्या क्या है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो बेटा जो मुद्रा के कार्य होते हैं हम 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहले को हम बोलते हैं बेटा इसके प्राथमिक कार्य। कुछ तो मुद्रा के क्या होते हैं बेटा? प्राथमिक कार्य। अब याद रखना मुद्रा के केवल 2 ही प्राथमिक कार्य हैं। मुद्रा के ओनली 2 प्राइमरी फंक्शन होते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य केवल 2 होते हैं। एक का नाम क्या है बेटा प्राथमिक कार्य का? विनिमय का माध्यम। दूसरा क्या है बेटा? मूल्य का मापक। तो मुद्रा के सिर्फ 2, याद रखना। पहली बात आई, पहला प्रश्न ये बना कि मुद्रा के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। मेरे साथ साथ बोलो, मुद्रा के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो आप बोलोगे सर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। याद रहेगा, मुद्रा के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से पहले को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक कार्य। क्या बोलते हैं बेटा? प्राथमिक कार्य। दूसरे होते हैं बेटा इसके गौण कार्य, और तीसरे होते हैं बेटा इसके आकस्मिक कार्य। एक एक करके चर्चा करेंगे। प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। तो सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्यों की। प्राइमरी फंक्शन, यानी कि जिसके लिए मुद्रा का निर्माण किया गया, जिसके लिए मुद्रा आई, जो हर देश जिससे काम करता है, यानी कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? वे सारे कार्य जो जिनके लिए आप बोल सकते हो मुद्रा का एक तरह से निर्माण हुआ था। और सिर्फ 2 ही प्राथमिक कार्य होते हैं, कोई तीसरा प्राथमिक कार्य नहीं है। पहला प्रश्न, मुद्रा के कार्य को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो बोलो सर मुद्रा के कार्य को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मुद्रा के कार्य को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इन 3 में से एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और तीसरा आकस्मिक कार्य होते हैं। जो हमारे पास प्राथमिक कार्य हैं बेटा, प्राथमिक कार्य उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो प्राथमिक कार्य हैं उसे कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? मेरे साथ साथ चाहे कॉपी पर लिख लो अपनी, कि मुद्रा के प्राथमिक कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक कार्यों को, एक को क्या बोलते हैं बेटा? विनिमय का माध्यम। पहला क्या है बेटा? विनिमय का माध्यम। दूसरा क्या? मूल्य का मापक। अब बारी है सिर्फ विनिमय का माध्यम। भाई ये तो बताने वाली आवश्यकता नहीं ना। विनिमय मतलब खरीदना बेचना, और माध्यम उसके बीच का मीडिएटर। यानी कि जब मैं कोई सामान खरीदता हूं, तो बदले में क्या दी जाती है? मुद्रा। जब मैं कोई सामान बेचता हूं तो बदले में क्या मिलती है? मुद्रा। तो जो विनिमय है, खरीदना बेचना है, वो किस माध्यम से किया जाता है बेटा? किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा के द्वारा। तो विनिमय का माध्यम, इसका जो मेन फंक्शन है, प्राथमिक कार्य है,
और वो उसका प्राथमिक कारक है विनिमय का माध्यम, कि मुद्रा को हम विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले में मुद्रा देनी होती है, जब कोई सामान बेचते हैं तो बदले में हमें मुद्रा मिलती है। तो बता रखा विनिमय के माध्यम का अर्थ होता है कि मुद्रा द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचता है तथा उसके स्थान पर दूसरी वस्तुओं को खरीदता है, और मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों को बहुत आसान बना देता है। जब से व्यक्ति ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया है तो उस समय पर बेटा हमारा क्रय विक्रय क्या हो गया है, आसान हो गया है। तो पहली चीज याद रखोगे, विनिमय का माध्यम, खरीदने और बेचने का जो माध्यम है वो क्या है बेटा हमारे पास, वो क्या है बेटा हमारे पास, मुद्रा है। खरीदने और बेचने का जो माध्यम है वो क्या है बेटा, मुद्रा। दूसरा, मूल्य का मापक। अब बारी है सर, मूल्य का मापक का मतलब क्या हुआ? अब खुद सोचो, अगर मुद्रा ना हो तो क्या आप किसी वस्तु की कीमत लगा सकते हो? मनी हटा दो, रुपए, 4 रुपए, 50 रुपए, ये रुपए शब्द अपने मन से निकाल दो। अब बताओ, मैं आपसे बोलूं कि आलू कितने रुपए किलो, फिर से शब्द क्या आया, रुपए। चावल कितने रुपए किलो, आटा कितने रुपए किलो, दूध कितने रुपए लीटर, कपड़ा कितने रुपए मीटर। यानी कि कोई भी चीज हो उसे आप किस चीज में नापते हो, उसे आप किस चीज में मापते हो बेटा, मुद्रा के रूप में। कि जो आलू हैं वो 10 रुपए किलो हैं, तो आलू का मूल्य कैसे नापा गया, 10 रुपए। जो घी है वो 1000 रुपए किलो है, तो घी को किस चीज में नापा गया, रुपए के अंदर। जो कपड़ा है वो 50 रुपए मीटर है, तो कपड़े को किस में मापा गया, रुपए के अंदर। यानी कि हर एक वस्तु को किस में मापा जाता है बेटा, रुपए में मापा जाता है। तो जो रुपया है, जो आपके पास कौन है बेटा, मुद्रा है, वो मूल्य की माप भी करती है। यानी कि हर एक वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है, और अगर मुद्रा ना हो तो आप उसका मूल्य माप ही नहीं सकते। तो दो बड़े इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन हुए। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा इसका क्या हुआ, याद रखोगे, विनिमय का माध्यम, खरीदते बेचते समय मुद्रा दी जाती है। दूसरा, मूल्य का मापक, किसी भी वस्तु का मूल्य लगाना है तो किसके माध्यम से लगाया जाता है बेटा, मुद्रा के माध्यम से लगाया जाता है। तो फिर से बताओ कि क्या दो प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक फंक्शन, प्राथमिक कार्य आपको पता लगे कि नहीं लगे? एक बार फिर से, मुद्रा क्या है भाई? अगर मैं आपसे पूछ लूं, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कि मुद्रा क्या है, तो आप बता दोगे? हाँ जी सर, बता देंगे। मुद्रा तो कोई भी वस्तु जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता हो, यानी कि जिसे सब लोग बेचने खरीदते समय पर स्वीकार करते हो, वही वस्तु क्या हो जाती है, मुद्रा बन जाती है। चाहे वो कागज का नोट हो, लोहे का सिक्का हो, सोने का सिक्का हो, चांदी का सिक्का हो, अगर हर एक व्यक्ति खरीदते बेचते समय उसे स्वीकार करता है तो वही चीज हमारी क्या हो जाती है बेटा, मुद्रा हो जाती है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरे बेटा हमारे पास आते हैं मुद्रा के गौण कार्य। मुद्रा के गौण कार्य, अब आप कहोगे सर ये गौण कार्य का मतलब क्या हुआ? इसमें बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा से? सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी के सेकेंडरी फंक्शन। अब मनी के सेकेंडरी फंक्शन क्या है? मतलब प्राथमिक तो हो गए, प्राथमिक के सिर्फ दो ही फंक्शन थे, एक मूल्य का मापक और दूसरा विनिमय का माध्यम। मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम। अब सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी बेटा? सेकेंडरी फंक्शन में आता है बेटा स्थगित भुगतानों का मान। अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने, स्थगित भुगतानों का मान? भाई ये क्या चीज हो गई सर, ये क्या होता है बेटा? स्थगित भुगतान का मतलब होता है ऐसे भुगतान जो भविष्य में किए जाते हैं। ऐसे भुगतान जो भविष्य में किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? स्थगित भुगतान। अब खुद सोचो, मुद्रा के माध्यम से ही तो हम स्थगित भुगतानों का मान निकालते हैं। स्थगित भुगतान का मतलब समझो बेटा ध्यान से, जैसे सपोज करो बेटा मैंने आज क्या किया, 1 लाख रुपए का उधार सामान खरीद लिया, उसका मुझे पेमेंट करना है 6 महीने बाद। तो 1 लाख का सामान खरीदा, 6 महीने बाद पेमेंट किया जाएगा। अब 6 महीने बाद कितना पेमेंट किया जाएगा, उसका मान, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? मुद्रा के माध्यम से, है ना। यानी कि आज मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए का उधार सामान खरीदा, तो मैं क्या करूंगा भाई, 6 महीने बाद लौटाना है, तो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा कि 1 लाख रुपए का इतना इंटरेस्ट बनेगा और 6 महीने बाद इतना पैसा लौटाया जाएगा। तो यानी कि जिन भुगतानों का हमें भविष्य में जिन्हें भुगतान करना होता है उनका मान भी मुद्रा के माध्यम से लगाया जाता है। तो मुद्रा का एक और कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है कि भविष्य में किए जाने वाले भुगतान का मान निकालना, भविष्य में किए जाने वाले भुगतान की वैल्यू कैलकुलेट करना कि भविष्य में मुझे कितना भुगतान
करना है। तो बता रखा है मुद्रा के इस कार्य में हम उन भुगतानों को शामिल करते हैं जिनका भुगतान वर्तमान में न करके भविष्य में स्थगित कर दिया जाता है। स्थगित भुगतानों में ऋणों के भुगतानों को भी शामिल किया जाता है। यानी जो स्थगित भुगतान है वो कितने करने हैं, कितने रुपए देने हैं, कितना ब्याज देना है, इस सब की कैलकुलेशन किसके माध्यम से की जाती है बेटा? मुद्रा के माध्यम से की जाती है। मूल्य का संचय, मूल्य का संचय। अब यहां पर मूल्य के संचय से मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है हम अपने धन के संचय, मूल्य को आप यहां पर धन ले सकते हो, धन का संचय। खुद सोचो, बिना मुद्रा के अगर मुद्रा ना हो तो क्या आप अपने धन को बचा सकते हो? मान लो आप गेहूं बनाते हो, आप चावल बनाते हो, आप आटा बनाते हो, आप दालें उगाते हो, आपने सारी चीजें उगा ली, क्या आप इनका संचय कर सकते हो? संचय मतलब स्टोर करना बेटा। क्या आप दाल को, चावल को, आटे को, गेहूं को भविष्य के लिए स्टोर कर सकते हो कि भैया मैंने आज आपने क्या किया, बहुत सारे चावल उगा लिए और सोचा चलो ठीक है ये मेरे बहुत सारे चावल उग गए, 20 साल बाद मेरी बेटी की शादी है उसमें काम आ जाएंगे। तो सोचो क्या चावल 20 साल बाद बेटी की शादी में काम आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मुद्रा इस संचय करने में हमारी सहायता करेगी, मदद करेगी। मैंने बहुत सारे चावल उगाए, एक्स्ट्रा चावल मैंने बेच दिए और बेच कर मुझे क्या मिल गया बेटा? मनी, पैसा, मुद्रा। अब मुद्रा को मैं चाहूं जितने समय तक रोक कर रख सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने धन का संचय किस माध्यम में करता हूं? मुद्रा के माध्यम से करता हूं। अगर मुद्रा ना हो आप कभी धन इकट्ठा ही नहीं कर पाओ। जो सामान बनेगा या तो उसे यूज कर लो या वो खराब हो जाएगा, जो सामान बनेगा यूज कर लो या खराब हो जाएगा। लेकिन मुद्रा होगी तो क्या होगा, जो सामान आप बनाओगे, एक्स्ट्रा सामान बेचोगे, बेचकर आपको पैसा मिल जाएगा और पैसे को जितने लंबे समय तक चाहो उतने लंबे समय तक आप बचा कर रख सकते हो। जबकि सामान को लंबे समय तक संचय नहीं किया जा सकता, लंबे समय तक बचा कर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ सामान खराब हो जाता है और कुछ सामान बेटा आपको इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस यानी कि स्थान की आवश्यकता होती है। तो मुद्रा के गौण कार्य क्या क्या हुए? मुद्रा का गौण कार्य क्या क्या हुआ, यानी कि इसके सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या हुए? इसके सेकेंडरी फंक्शन है स्थगित भुगतानों का मान करना, मूल्य का संचय करना। तीसरा, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण। अब आप कहोगे सर ये मूल्य का हस्तांतरण क्या होता है? अब भैया यहां पर ध्यान से समझना, इसमें लिखा क्या है उसकी थोड़ी बात भी करेंगे। मुद्रा तरल है, एक शब्द आया कि मुद्रा तरल है। तरल समझते हो, जिस शेप में डालोगे वैसी हो जाएगी, यानी कि जैसे चाहो वैसे कन्वर्ट कर सकते हो। कहोगे सर कैसे? अब मेरे पास घर है ना, मैं घर को बेचूंगा, मुद्रा आ जाएगी और मुद्रा के माध्यम से 1000 चीजें खरीद सकता हूं। तो मुद्रा को जिसमें चाहो चीजों में बदल सकते हो। मुद्रा की मदद से आप घर को पैसे में और पैसे को अन्य चीजों में बदल सकते हो। तो अब थोड़ी बात समझना, मूल्य का हस्तांतरण इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज करो बेटा, मूल्य का मतलब यहां पर फिर से बेटा धन से हुआ, धन का हस्तांतरण। सपोज करो मेरे पास एक घर कहां पर है, यहां पर नजीबाबाद बिजनौर के अंदर मेरे पास एक घर है और मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊं। खुद सोचो अगर मुद्रा ना हो तो क्या आप दिल्ली में शिफ्ट कर सकते हो? अपने घर को दिल्ली में लेकर जा सकते हो? कहोगे सर बिल्कुल नहीं लेकर जा सकते। मेरी जमीन थी, मैं अपनी जमीन को दिल्ली लेकर जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं लेकर जा। हस्तांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। तो बिना मुद्रा के माध्यम से क्या आप अपने धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हो? कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुद्रा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप बिजनौर में रहते हो और आप हमेशा के लिए जापान जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का घर बेच दो, यहाँ की जमीन बेच दो, यहाँ का सामान बेच दो, बदले में क्या मिल जाएगी? मुद्रा। अब आप कहाँ चले जाओ? जापान चले जाओ, वहां जाकर अपने सारे सामान को खरीद लो। यानी कि धन का आप हस्तांतरण कर सकते हो, आप अपने मूल्य का हस्तांतरण कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हो। बट किस चीज के माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से। बिना मुद्रा के ये पॉसिबल नहीं है। तो मुद्रा का एक फंक्शन और क्या हो गया बेटा? मुद्रा का हमारे पास एक फंक्शन और क्या हुआ, एक बार फिर से समझ लो। मुद्रा के गौण कार्य का क्या है? हम अपने भविष्य के भुगतान कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से, मूल्य का संचय कर सकते हैं बेटा मुद्रा के माध्यम से, मूल्य का हस्तांतरण कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। तीसरे इसके कौन से कार्य हुए बेटा आपके पास? आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य इन्हें बोला जाता है बेटा कॉन्टिजेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? कॉन्टिजेंट फंक्शन, आकस्मिक कार्य। इसमें कि नॉर्मली क्या होता है, मुद्रा डायरेक्टली ली और दी नहीं जाती, बस मुद्रा का एक यूज हो जाएगा किसी दूसरी चीज को निकालने के लिए। यानी कि मुद्रा डायरेक्टली मुद्रा का लेन देन नहीं होता। आकस्मिक कार्य के अंदर मुद्रा का डायरेक्टली लेन देन नहीं है, बस मुद्रा का हम प्रयोग करेंगे किसी दूसरे काम को करने के लिए।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, मुद्रा के आकस्मिक कार्य। जैसे यहाँ पर बोल रखा है राष्ट्रीय आय का वितरण हो जाए या राष्ट्रीय आय का मान हो जाए, चलो ये राष्ट्रीय आय की माप हो जाए। अगर मुझे अपने देश की राष्ट्रीय आय निकालने की, हमारे देश में कितनी आय हुई है, हमारे देश की कितनी इनकम है, तो राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है बेटा, मुद्रा के माध्यम से। अगर मुद्रा ना हो तो राष्ट्रीय आय को नहीं निकाला जा सकता। हमारे देश की आय कैसे निकालते हैं, मुद्रा के माध्यम से, तो मुद्रा के हेल्प से ही राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो ये इसका आकस्मिक कार्य कहलाया कि मुद्रा की ही मदद होगी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। अगर मुद्रा ना हो तो आपके देश की आय कितनी है आप ये बता ही नहीं पाओगे। उसके अलावा अधिकतम संतुष्टि, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है बेटा, एक होता है हमारे पास कि एक जो उपभोक्ता यानी कि हम लोग हैं, हम लोग कहां पर हमें अधिकतम संतुष्टि मिलती है, जहां पर MU बराबर क्या हो जाता है, P यानी कि कीमत। तो कहने का मतलब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें पता लगाना पड़ता है कि सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर कहां पर है, सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर कहां पर है। बाकी जिन्हें नहीं पढ़ा वो कोई बात नहीं, उस चीज को जब ध्यान मत देना, बस सिंपल सा लिख याद रख लेना, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए हमें पता होना चाहिए उस वस्तु की कीमत कितनी है, क्योंकि अधिकतम संतुष्टि वहां पर होती है जहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाती है। पूंजी की तरलता में वृद्धि, साख का आधार, अगर मुझे उधार वस्तुएं खरीदनी है, उधार लेना है, तो उधार में क्या मिलती है, मुद्रा, तो मुद्रा के आधार पर ही साख दिया जाता है। शोधन क्षमता की गारंटी, इसका मतलब होता है कि क्या आप भविष्य में अपने उधार को लौटा सकते हो, किसे देख के पता लगता है, आपकी मुद्रा को देखकर। उसके अलावा बाकी नहीं है, और जितने भी आपकी बुक के अंदर लिखे हुए बेटा प्लीज आप उन्हें पढ़ लेना, और जो भी आपको टॉपिक करना है मेरे पास मैसेज कर सकते हो कि सर ये टॉपिक और समझा दो, मैं आपको वाला टॉपिक भी समझा दूंगा। तब तक अपने घर पर रहना, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।